हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे 22 अप्रैल 2024 को हुए विज्ञान जो कक्षा 9 का मतलब पेपर हुआ था उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। ठीक है ना। तो इसका अगर अपन आपने बच्चों बी ऑप्शन अगर करा है ठोस, तो एकदम राइट करा है, इसमें आंसर होगा बी। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 8 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, किस कोशिकांग कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये होगा। ठीक है, अगर आपने ये करा है तो एकदम राइट आंसर है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, वस्तु का द्रव्यमान मतलब सॉरी, वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो इसमें अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है द्रव्यमान पर, तो एकदम राइट किया है। ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन, एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते हैं, मीनार से 20 मीटर गिरने पर इसका वेग कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20 मीटर सेकेंड माइनस एक, अगर आपने ये किया है ऑप्शन नंबर डी, तो एकदम राइट आंसर है। ठीक है। फिर रिक्तस्थान की अगर बात करी जाए, तो कोलाइड एक क्या है, तो ये मैंने आपको बताया था, विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर गुणसूत्र डीएनए और के बने होते हैं। तो ये बच्चों, गुणसूत्र डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसमें प्रोटीन आंसर आएगा। ठीक है। उसके बाद जो आठवां क्वेश्चन है, जड़त्व का एसआई मात्रक है, तो बच्चों इसमें होता है किग्रा मीटर। ठीक है, ये आंसर आपको करना था। उसके बाद किसी वस्तु का भार तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें बच्चों किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान, ये आंसर होता है। ठीक है, जो गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बच्चों बताया भी था कि मतलब करने की दर को, यानी कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 में क्या हो जाता, कार्य हो जाता। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य कथन आपको छांटने थे। ठीक है, तो जो 11वां क्वेश्चन है, पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है, ये बात सत्य है या फिर असत्य है। तो ये बात बच्चों क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो 39 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिकांग से प्रोकैरियोटी कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो ये बात भी बच्चों सत्य है। ठीक है, इसमें भी सत्य होगा। फिर जाइलम एक सरल स्थायी उत्तक है, ये बात सत्य है या असत्य है। तो बच्चों, जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक होता है, जबकि इसमें सरल स्थायी उत्तक दे रखा है, तो ये बात क्या होगी, असत्य होगी। ठीक है, मतलब इसमें क्या आंसर होता है, जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये बात असत्य है। फिर 1 वाट बराबर 100 जूल, ये मतलब सत्य है या असत्य। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता, आंसर इसमें भी क्या होता, असत्य होगा। ठीक है ना, क्यों होगा, क्योंकि 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसमें ये जो है दे रखा है वो असत्य होगा। ठीक है। फिर चूरे पर ध्वनि उत्पन्न करके खेल खेलते हैं, ये बात भी क्या है, सत्य है। ठीक है। आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य के अंदर आपको देने थे। तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा था, तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों, एलिस एलिस सरेना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिस थेरेना। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस की अगर बात करें, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना था। तो इसका बच्चों व्यंजक क्या होता है, ई के बराबर 1/2 mv², ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि पक्का आएगा। तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम होता है, इसमें क्या होगा कि जो ब्रह्मांड है उसका प्रत्येक कण मतलब दूसरे कण को क्या है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। और ये जो आकर्षण होता है, ये आकर्षण जो बल होता है, वो दोनों कणों के द्रव्यमान वेग गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है ना, और यह बल दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा की ओर होता है। तो वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब सार्वत्रिक नियम होता है, यानी कि ब्रह्मांड का जो प्रत्येक कण होता है वो दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। और ये आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमान वेग गुणनफल के समानुपाती होता है, और ये बल दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखाओं की दिशा की ओर होता है। ठीक है, तो ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा।
फिर जो 19वां क्वेश्चन है कि 293 के तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है, ठीक है ना, सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, मतलब सेल्सियस ताप बराबर क्या होता है, मतलब यहाँ पे इसका जो ये के में दे रखा है ना केल्विन के अंदर, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो इसमें अपन माइनस क्या कर देंगे, 273, ठीक है ना, यानी केस में से अपन क्या कर देंगे 273, और के हमें कितना दे रखा है 293, ठीक है। तो 293 के माइनस 273, तो इसका जब आंसर अपन निकालेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कि यौगिक क्या होता है, ठीक है ना, तो यौगिक क्या होता है, जब मतलब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और उससे फिर एक नया पदार्थ मतलब बनता है, तो वही हमारा क्या होता है, यौगिक होता है। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया में जुड़ जाते हैं और वो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, या उन्हें यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपसे दो दो नंबर में पूछे गए थे कल, ठीक है। फिर 21वां जो क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 73 के पर केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या रीजन है कि जब 273 केल्विन पर बर्फ के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊर्जा से मतलब क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी जो बर्फ के कण है उनकी जो ऊर्जा होती है वो जल के कणों की ऊर्जा से कम होती है, और बर्फ का जो जल होता है उसकी अपेक्षा वातावरण में अधिक ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता मतलब ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसका मतलब आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन क्या था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 अभिक्रिय बिंदु लिखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, ये क्वेश्चन भी मतलब मैंने आपको बताया था। फिर एक तत्व एक्स का परमाणु द्रव्यमान 26.2 यू है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक एक्स 16.8 और एक्स 18.8 का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। फिर जो 25वां क्वेश्चन था, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में मतलब क्या होगा। फिर जो 26वां क्वेश्चन है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में आपको अंतर बताने हैं। तो 26वें में मतलब जो समसूत्री जो मतलब विभाजन होता है उसके अंदर क्या होता है कि समसूत्री कायिक कोशिका में होता है, ठीक है ना, यानी जो समसूत्री होते हैं वो कायिक कोशिका में होते हैं, पहला अंतर तो ये हो जाता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन है वो मतलब जनन कोशिका के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर समसूत्री में दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और अर्धसूत्री में मतलब चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो फिर जो तीसरा रीजन अगर आप बताते हो तो जीवों में वृद्धि और जो उत्तक होते हैं उनकी मरम्मत में ये मतलब समसूत्री जो विभाजन है ये सहायक होते हैं, ठीक है। और जो अर्धसूत्री होते हैं वो युग्मक निर्माण में मतलब सहायक होते हैं। तो ये तीन अंतर बच्चों हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है 27वां, पादपों में पाए जाने वाले सरल उत्तकों के नाम व उनके कार्य लिखने, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई ज्यादा हार्ड नहीं थे, ठीक है। फिर 28वां क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम उत्तकों के नाम लिखो व उनके कार्य बताओ। एक रेसिंग कार का समान त्वरण अगर 4 मीटर सेकेंड माइनस 2 है तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। फिर ये देखो 30वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से मतलब क्यों बांधा जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने आपको समझाया भी था कि ये बस है, ठीक है ना, इसके ऊपर मतलब सामान को क्यों बांधा जाता है, जब ये चलती है तो ये गतिशील होती है, ठीक है ना। तो जब चलती है तो उससे पहले मतलब इसको इसलिए बांध दिया जाता है क्योंकि जब ये बस अचानक से रुकेगी तो मतलब ये मतलब जो सामान है आगे गिरने के चांसेस रहते हैं, ऐसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। इसीलिए मतलब इसके सामान को क्या है मतलब रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है। फिर जो आगे 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र हमें लिखने थे, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट का मतलब रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C4 और NO फिर 3 और बाहर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3, ये इसके रासायनिक सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन क्या पूछा है कि मतलब निम्नलिखित यौगिकों के मतलब विद्यमान तत्वों को हमें मतलब नाम बताना है, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर के अंदर मतलब क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है सोडियम, ठीक है, एक हो जाता सोडियम, एक हो जाता हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हो जाता कार्बन। तो ये इसमें मतलब विद्यमान तत्व है। एक ऑक्सीजन लिखना चाहो तो ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। ये मतलब बेकिंग पाउडर यानी जो खाने का सोडा होता है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में क्या हो सकता है, एक तो सल्फर, एक ऑक्सीजन, ठीक है, दो ये हो जाते हैं और एक खुद पोटेशियम भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तीन मतलब इसके अंदर तत्व विद्यमान रहते हैं, ठीक है।
फिर आगे जटिल स्थायी ऊतक क्या है, पाद में पाए जाने वाले जटिल स्थायी ऊतकों को सचित्र द्वारा समझाइए। फिर कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर हो -1 से 36 किलोमीटर मतलब की गति प्राप्त करती है, तो हमें उसका त्वरण ज्ञात करना था। ठीक है, त्वरण और कार के द्वारा तय की दूरी। फिर सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वोत्तम क्या है, पराध्वनि के 3 अनुप्रयोग लिखने थे। ठीक है, फिर मिश्रित मछली संवर्धन क्या है, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ है। ठीक है, तो ये मतलब बच्चों क्वेश्चन कल के पेपर में आए थे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे, इजी पेपर था। ठीक है, आई होप आपने अच्छा किया होगा। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय।